गुड मॉर्निंग। आज हम एक अगला चैप्टर यानी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रचलन एवं गति या संचलन। इसमें हम पढ़ेंगे पेशियों के बारे में, जो कि पेशी की संरचना आप पढ़ चुके हो, और उसके बाद कंकाल के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। तो गति एवं प्रचलन में अंतर क्या है? गति का मतलब हम खड़े खड़े यहीं पर अगर ये हाथ हिला रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? गति। और प्रचलन का मतलब अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है? ये प्रचलन है। तो हमारी बॉडी में जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है अमीबाइड मूवमेंट। अमीबा कैसे मूवमेंट करता है आप जानते हैं, उसमें स्यूडोपोडिया बनता है और उसी स्यूडोपोडिया की सहायता से अमीबा क्या करता है? गति करता है। हमारे शरीर में जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं वो इसी अमीबाइड मूवमेंट के द्वारा गति करती हैं। क्योंकि श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो कार्य होता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया और उसके बाद जो है लिम्फोसाइट हो गई, मोनोसाइट हो गई, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। तो इन्हीं स्यूडोपोडिया द्वारा वो जीवाणुओं को चारों ओर से घेर लेती हैं और पाचन कर लेती हैं। इसका मतलब इस अमीबाइड मूवमेंट ये किस में होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं में या माइक्रोफेज नामक कोशिकाओं में ये अमीबाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। सीलियरी मूवमेंट कहाँ होता है? ये इसमें सीलिया द्वारा गति करते हैं। ऐसे कोशिकाएं होंगी और पतले पतले ऐसे सीलिया लगे होंगे जो कि सीलियरी मूवमेंट करती हैं। सीलियरी मूवमेंट हमारी श्वास नली की भीतर की दीवार में सीलियरी मूवमेंट होता है, जिससे कफ इत्यादि जो है वो बाहर निकलता है। और इसके अलावा जो अंडवाहिनी की दीवार होती है उसमें भी सीलिया पाए जाते हैं, जो अंडाणु को बाहर फैलोपियन नलिका में आने देते हैं। और कुछ में फ्लैजेलर मूवमेंट पाया जाता है, जैसे शुक्राणुओं की पूंछ जो है वो फ्लैजेलर मूवमेंट कहलाती है। फ्लैजेला के द्वारा शुक्राणु आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। मस्कुलर मूवमेंट में पेशियां हमारी मूवमेंट कराती हैं, जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं। इन ऐच्छिक पेशियों से हमारा जो हाथ है ये मूवमेंट करता है, हमारा जो पैर है ये मूवमेंट करता है। तो ये 3 प्रकार की हमारे शरीर में गतियाँ हो गई। और इसके पहले आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो? कि जो पेशियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक पेशियां होती हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं और हृद पेशियां होती हैं। जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो हमारी इच्छानुसार कार्य करती हैं और हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं। जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं आप पढ़ चुके हो, हमारे आहार नाल की जो दीवार होती है या ग्रास नाल की जो दीवार होती है, इन सब में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं या हमारी इच्छानुसार काम नहीं करती हैं। ऐच्छिक पेशियों की आंतरिक संरचना में भी आप पढ़ चुके हो कि सार्कोमियर होते हैं, सार्कोप्लाज्म होता है, सार्कोलेमा होता है। उसमें एक्टिन एवं मायोसिन फिलामेंट होता है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ऐसे मूवमेंट करते हैं। इन सारी पेशियों की क्रियाविधि आप पढ़ चुके हो। तो रेखित पेशियों का जो उद्दीपन होता है, कभी कभी जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं इनको रेखित पेशियां भी कहते हैं। तो रेखित पेशियों का उद्दीपन कैसे होता है कि जैसे आप हमें इस हाथ को हिलाना है तो इसका मतलब ब्रेन से ये सिग्नल आएगा, सूचना आएगा। ऐच्छिक पेशियों की जो तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं उनमें से एसिटिलकोलिन नामक पदार्थ या न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ उत्पन्न होता है, जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है कि हमें कब हिलाना है या कब मूवमेंट हमें गति करना है। उसी प्रक्रिया में उन्हीं उद्दीपन में हमारी रेखित पेशियों में अनेक प्रकार के उद्दीपन होते हैं। जैसे पहला उद्दीपन है ऑक्सीजन ऋण का। ऑक्सीजन ऋण क्या है? आप जानते हैं कि जब आप अधिक शारीरिक कार्य करते हैं या जैसे क्रिकेट इत्यादि एक दिन बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं या बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, तो दौड़ते समय क्या होता है? दौड़ते समय हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। पेशियों के संकुचन और शिथिलन के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब ग्लूकोज का विखंडन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो ग्लूकोज का जारण होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में तभी एटीपी ऊर्जा बनती है। तो जब हम दौड़ते हैं यही कारण हम तेज़ी से सांस लेते हैं, तेज़ी से ऑक्सीजन अंदर जाती है और हमारे जो है लंग से होते हुए रुधिर में जाती है और रुधिर से कोशिकाओं में जाती है, जहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम तेज़ी से
हम कार्य करते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं, तेज़ी से क्रिकेट इत्यादि खेलते हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो अनऑक्सी रूप से ग्लूकोज से डायरेक्ट लैक्टिक अम्ल बन जाता है। यही लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है और हमारी सांस फूलने लगती है। हमारी सांस फूलने लगती है, इसी दशा को हम ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। यानी अगर 2-3 लाइन में आपको बताना हो तो आप क्या बताओगे ऑक्सीजन ऋण के बारे में? अधिक शारीरिक परिश्रम या व्यायाम करने पर हमारे शरीर में ऊर्जा का व्यय हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी एडीपी में बदल जाती है और इसके पश्चात हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे ग्लूकोज के अधूरे जारण से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और हमारी सांस फूलने लगती है। इसी दशा को ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। यानी हमारी सांस फूलने का मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, हमारा जो शरीर है वो ऑक्सीजन के लिए कर्जदार हो गया है। अब हमें कर्जा लेना है, यानी बाद में हम तेज़ी से सांस लेकर के ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं और बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। पेशीय थकावट क्या है? पेशीय थकावट का मतलब जब हम तेज़ी से परिश्रम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। क्यों लैक्टिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है? क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए और डायरेक्ट बिना ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो डायरेक्ट ग्लूकोज किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। और जब ये लैक्टिक अम्ल बहुत ज़्यादा हमारी पेशियों में इकट्ठा हो जाता है, एकत्र हो जाता है, तो हमारी पेशियों में संकुचन एवं शिथिलन की क्रिया बंद हो जाती है, यानी हमारा पैर तक नहीं उठता है, तो इसे ही हम थकावट कहते हैं। यानी संकुचन एवं शिथिलन की क्रिया बंद हो जाती है, इसी को हम थकावट करते हैं। ऐसे 1000 बार ऐसे करते रहिए, एक समय ऐसा आएगा आप इस हाथ को ऊपर नहीं उठा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में लैक्टिक अम्ल यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाएंगे तो संकुचन एवं शिथिलन की क्रिया ब्लॉक हो जाएगी और उसी को हम थकावट कहते हैं कि अब हमारा पैर नहीं उठ सकता, अब हमारा हाथ नहीं उठ सकता, अब हमारा शरीर काम नहीं कर सकता है। अंगघात या लकवा क्या है? लकवा या पैरालिसिस किसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए एसिटिलकोलिन हमने बताया ऐच्छिक पेशियों को सक्रिय करने के लिए, ऐच्छिक पेशियों में गति उत्पन्न करने के लिए तंत्रिका कोशिकाओं का जो अंतिम सिरा होता है वो एसिटिलकोलिन नामक तंत्रिका संचारी पदार्थ मुक्त करता है। अगर किसी कारणवश ये तंत्रिका संचारी पदार्थ नहीं मुक्त हो पा रहा है तो हमारी पेशियों में संकुचन या शिथिलन की क्रिया बंद हो जाती है। यानी हम अपनी इच्छा अनुसार इन पेशियों में संकुचन एवं शिथिलन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसी को अंगघात, लकवा या पैरालाइसिस कहते हैं। इस पैरालाइसिस में इलेक्ट्रिक प्रेरणा देने पर कुछ काम में आ जा सकती हैं, लेकिन अगर बहुत दिन हो जाएगा तो वो अंग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। इसी को लकवा कहते हैं। अंतिम है कपकपी। कपकपी क्या है? जाड़ों के समय में कभी कभी हमारे दांत ऐसे किटकिटाने लगते हैं और हमारी जो पेशियां हैं ऐसे गति करने लगती हैं। इसका मतलब क्या है? जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जब हमारे शरीर में ठंडी ज़्यादा लग जाती है, तो हमारी जो ऐच्छिक पेशियां हैं उनमें अनैच्छिक रूप से वो काम करना शुरू कर देती हैं, यानी अपने आप मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं और इस मूवमेंट करने से बहुत तेज़ी से हमें थोड़ा सा गर्मी मिल जाती है और उन पेशियों में एटीपी ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है। इसी कंडीशन को कपकपी कहते हैं। यानी ये अनैच्छिक प्रक्रिया होती है, जो ऐच्छिक पेशियां हैं उनमें अनैच्छिक प्रक्रिया होने को हम कपकपी कहते हैं। इससे शरीर में कुछ तापमान मिल जाता है, कुछ शरीर को आवश्यक गर्मी मिल जाती है। ये है रेखित पेशियों का उद्दीपन। कल हम पढ़ेंगे अस्थियों के बारे में, बोन के बारे में, हड्डियों के बारे में कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। इन सब के बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। इसको लिख करके दिखाइए। थैंक यू।